सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग नंगवाल चंद्रा। सो हमारा कितना एग्जैक्टली कॉस्ट लगा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में, और लाइक ओवरऑल एक ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए हमें कितनी मनी चाहिए होती है। ठीक है, अभी लेटेस्ट की बात बता रही हूँ गाइस। 2024 और 2020 ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो जैसे कि मेरा भी रिसेंटली सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, वीज़ा आ गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग होती है और कहाँ कहाँ पे अपना पैसा बचा सकते हो और कहाँ कहाँ पे आपको पैसा लगाना मैंडेटरी है। तो कितना आपका मिनिमम बजट होना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि क्या एक्सपेंसेस पड़ने वाले हैं, आपको कितना मिनिमम एंड मैक्सिमम बजट आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको उस दोनों केसेस में बताने वाली हूँ कि जहाँ पे एजुकेशन लोन होता है, जहाँ पे एजुकेशन लोन नहीं होता है। तो अपना वाइजली सुनना, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना मिले कि ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। मेरे पास मेरी पूरी चेकलिस्ट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है तो कि कितना पैसा हमारा कहाँ पे लगा, ताकि मैं आपको डिटेल्स में बता पाऊँ। तो गाइस, सबसे पहले पूरी होल प्रोसेस शुरू करने से पहले देखो, पीटी इज़ मस्ट एंड इसकी कोचिंग। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो देखो, मेरे केस में मैंने कोचिंग नहीं ली थी। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है, इफ़ यू वांट अ मेंटर, कोचिंग ले लो जिसमें आपके देखो मंथली 5 से 6,000 जाते हैं, जो मतलब मेरे नियर बाय इतनी ही फीस है। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, बट आप इंक्लूड ज़रूर करना, ठीक है। ये वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे आपका 6,000 ये लेके चलो। इसके अलावा आपकी पीटी की फीस होती है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में निकाली, वेल एंड गुड, नहीं होता है सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट पे आप निकालते हो। हम तो इसकी फर्स्ट अटैम्प्ट की फीस रखते हैं कि लेट्स सपोज आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया तो 16,000 की आपकी पीटी की फीस है। तो पीटी की कोचिंग और पीटी की फीस तो मैंडेटरी है, कोचिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है ऑफर लेटर से। तो ऑफर लेटर की बेसिकली कोई फीस नहीं होती है, मोस्टली मतलब मोस्ट केसेस में कोई भी ऑफर लेटर की फीस नहीं होती फॉर द ऑस्ट्रेलिया। बट गाइज, यहाँ पे अब बात करते हैं ऑफर लेटर से पहले आता है हमारा एजेंट। मोस्टली एजेंट क्या करता है, कोई 50,000 चार्ज करता है, कोई 1 लाख चार्ज करता है, कोई 2 लाख चार्ज करता है। पैकेज सिस्टम में मत जाना, फेक वेक वाले में मत जाना, जेन्युइन तरीके से जाना। मेरी प्रोफाइल पूरी जेन्युइन गई है लिमिटेड फंड्स के साथ, वो वीडियो एक डाला हुआ आप चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको उससे पहले एजेंट चूज करना है। देखो, एजेंट की ना अगर फीस लग भी रही है 10-15 हज़ार, कोई बात नहीं, दे सकते हो, इतनी फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका एजेंट मांगता है 1 लाख 2 लाख, तो सीधे डिनाई करना, क्योंकि एजेंट को खुद से कमीशन मिल रहा है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर 1 लाख 2 लाख मांग रहा है तो मत जाना। बट यहाँ पे एजेंट की फीस मैं 0 रखूंगी, क्योंकि मेरी कुछ भी एजेंट की फीस नहीं गई है। आप अपने हिसाब से देखो, बहुत सारे एजेंट है जो 0 फीस में भी काम करते हैं। बट इफ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू द होल इमिग्रेशन प्रोसेस, अगर आपको फाइलिंग लगानी है, यू डोंट नो हु इज द राइट एजेंट, किससे कहाँ से लगाना है, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड माई टीम। वी आर प्रोवाइडिंग अवर ओन सर्विसेज, जहाँ पे आपको ये जो पूरी प्रोसेस है ना काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू नीड टू डू वन थिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, उसको एक्सेस कर लीजिएगा। मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू ऑन कॉल। उसके बाद गई, अब देखो ऑफर लेटर की कोई फीस हमारी है नहीं, तो ऑफर लेटर अनकंडीशनल कुछ नहीं जाता है। यहाँ पे हमारे बनने पड़ते हैं कुछ एफिडेविट्स बनते हैं रिलेटेड टू योर स्पॉन्सर्स की, ये आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, नेम मिसमैच है। तो इसमें जो कि आपका राउंड चला जाता है 5,000 मतलब एरिया टू एरिया जाता है। मेरे ज़्यादा एफिडेविट से तो ये 3 से 5 में चला जाता है। तो आप मिनिमम 5,000 रख के चलो कि 5,000 हमारा एफिडेविट में लग जाएगा। इसके अलावा गाइस, अब जो एफिडेविट के बाद काम आता है, मेन काम आता है आईटीआर का। बहुत सारे बच्चों की आईटीआर नहीं फिल होती है, उन्हें नहीं पता होता कि यार आईटीआर भी भरनी है। तो 2-2 साल की हमें आईटीआर भरनी होती है। आप जितने साल की बैकडेट की आईटीआर भरोगे, मीन्स ड्यू डेट में या पेनल्टी में, तो हर एक आईटीआर का 1-1 हज़ार तो पहले आप पेनल्टी ऐड कर लेना। तो बट यहाँ पे सीए जो चार्ज करता है आपको, सीए ऑलमोस्ट मतलब मेरा जो लगा वो 5K लगा, 5K के अराउंड, जिसमें मेरी ऐड थी मम्मा की 2 साल की आईटीआर, उसमें मेरी मम्मा की एमएसएमई, फिर अब कंप्यूटेशन और पेनल्टी भी ऐड थी। तो आप ये मान के चलो कि 5 से 6 हज़ार आपका यहाँ पे सीए का खर्चा आना ही आना है पूरे प्रोसेस में। अगर आपका अपना सीए तो वो कम पैसे लेगा, अगर बाहर का सीए तो ध्यान रखना है कि कोई भी सीए आपको बेवकूफ़ बना सकता है। वो बोलेगा 20,000 रुपये, जो कि नॉर्मल एक 5 लाख की आईटीआर भरने में वो मतलब वैलिड नहीं है। वैसे सीए 1,000 लेते हैं एक आईटीआर भरने का। तो मेरा इतना लगा, ठीक है। अब आईटीआर भरने के बाद क्या होगा, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हो गए, अब नेक्स्ट जो फीस जाने वाली है वो जाने वाली है आपकी एजुकेशन फीस इन द सेंस कि आपका ट्यूशन फीस जाएगा। तो मेरा ट्यूशन फीस था 8 लाख, जिसमें से थोड़ा सा आपको ना ध्यान लगाना पड़ेगा मेरे उसमें, क्योंकि हमने ये किया था ना, हमने एजुकेशन लोन का सपोर्ट लिया, जहां से हमने फीस भरी अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए, और जो बैंक ने अमाउंट कवर किया वो किया था 7.5 लाख, ठीक है। तो 7.5 लाख बैंक ने दिया, 1.5 हमने दिया। तो ये भी एक खर्चा है, लास्ट में आपको ऐड करके बताऊंगी सारा। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे आपका एक मेन जो खर्चा है वो है ओएचएससी का। ओएचएससी का आपको खर्चा पड़ने वाला है करीबन 65 से 75, 85, 95। अगर आपका 2-3 साल का है तो वो वेरी करेगा। जैसे मेरा 2 साल का है, ठीक है, मैंने मेडी बैंक लिया, मैंने खुद से लिया, तो मैंने पे पैसे सेव कर लिए, दैट इज फॉर लाइक 63 था।
तो डॉलर रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो 65 हम इसको कर लेते हैं। फिलहाल अभी हम डॉलर रेट जो मान रहे हैं वो अभी चल रहा है आपको 56, तो इतना आप लेके चलो। ITRs मैंने आपको बता दी कि ITR में आपका खर्चा लगेगा, बट अगर आप ITR में पेनल्टी भर रहे हो, ITR इंक्रीज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो वहाँ पे फीस भरती है जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, दैट इज योर 16,000। तो हमने ये पे किया था, मेरे पापा के ITR में ITR बढ़ रही थी तो हमने उससे पे करना ही सही समझा, 16,000 हमने पे किए हैं। CA की मैंने फीस आपको ऑलरेडी बता दी है। CA की फीस भी आपकी वेरी कर सकती है, बट मोटा मोटा थोड़ा सा ना ज़्यादा लेके चलो, ताकि अरेंज करने में आपको ये ना हो बाद में कि कम पड़ जाए पैसे। अब यहाँ पे जो मेन प्रोसेस आता है ना गाइस, एजुकेशन लोन जो हमने लिया, मोस्ट केसेस में जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपसे 60, 50 या 40, 45, 45, 50, 60 इतना 1000 आपको चार्ज करता है फॉर प्रोसेसिंग फीस। बट मेरे केस में सिर्फ 5000 की प्रोसेसिंग फीस थी, जो कि मुझे वापस मिल गई थी। तो ये खर्चा मेरा ऐड हुआ नहीं है एजुकेशन प्रोसेस फीस में, क्योंकि उन्होंने ना प्रोसेसिंग फीस जो भी चार्ज की उन्होंने मुझे अनहोल्ड करके दे दी, वापस कर दी। इसके बाद एजुकेशन जो आप लोन लेते हो उसमें आपको कुछ एफिडेविट्स बनाने होते हैं। उस एफिडेविट का जो खर्चा आता है वो मिनिमम तहसील से बन जाते हैं 2,500 से 3,500 के। थोड़े कुछ वो बैंक आपको बताता है कि क्या क्या आपको बनवा के लाना है, तो ये ज़रूर बनवा के लेके जाना। एजुकेशन के केस में भी आपको एफिडेविट्स बनवाने हैं, एजुकेशन लोन के उसमें, और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे एफिडेविट बनवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफिडेविट आपके बनेंगे तो आप देख लेना कि किस किस के रिस्पेक्टिव में आपको एफिडेविट बनवाने हैं, वो आपको आपका एजेंट भी बता देगा। इसके अलावा जो हमारा फंड्स था वो था 17 लाख, तो 17 लाख हमने यहाँ पे अपने फंड शो भी किए थे। ये सारा मैं आपको ऐड करके बता रही हूँ, आप देख लो। देखो अपने हिसाब से अब आपको देखना है कि आपके केस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, कितना एड ऑन होना है। फंड्स यहाँ पे हमने दिखाए थे 17 लाख रुपए 17, जिसमें हमारा एजुकेशन लोन भी था ऑफकोर्स 40 लाख का। इसके अलावा गाइज जो एजुकेशन फीस टोटल गई वो 8 लाख के अराउंड गई है। तो अगर आप चाहे एजुकेशन लोन लो या ना लो, आपकी मिनिमम पर सेमेस्टर जो फीस है वो 8 लाख तो बैठेगी, ठीक है। 7.5 भी बैठ सकती है, 8 भी बैठ सकती है, वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। इसके बाद जो लास्ट खर्चा होता है वो होता है गाइज आपकी एम्बेसी का, क्योंकि ऐसे तो इसमें देखो कुछ खास डॉक्यूमेंट बनाने नहीं होते, बैंक वाले कोई पैसे नहीं लेते आपके डॉक्यूमेंट से, तो वो आपको कुछ भी नहीं पे करना होता। यहाँ पे जो मेन खर्चा है गाइज एम्बेसी का खर्चा है, जो मेरे मतलब आप चेक कर लेना, मुझे ना याद नहीं आ रहा वो कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 760 कुछ समथिंग है, मैं मेंशन कर दूँगी, देख लेना, जो कि मुझे अराउंड पड़ा था 41,100। अगर आपका एजेंट आपसे 50,000, 55,000, 60,000 ले रहा है तो उसको डिनाई करना, उसको बोलना कि मैं डायरेक्टली कार्ड पेमेंट करूंगा, अब मेरे कार्ड से डायरेक्टली लाइक डिडक्ट कर लो जितना भी हो रहा है। तो यार वो रीजनेबल होता है, यहाँ पे भी एजेंट अपना पैसा खाता है, याद रखना। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ टाइम के लिए आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा। बट चलो अभी लास्ट खर्चा है वो मैं बता देती हूँ, लास्ट नहीं है वैसे, वो एम्बेसी से पहले आने वाला था, वो था आपका मेडिकल कॉस्ट। आपको पता है कि मेडिकल जिससे कनाडा के लिए बायोमेट्रिक्स होता है, यहाँ पे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में गाइज यहाँ पे जो लगता है, मेरा लगा था 6,500 से 7,000 के बीच में, तो आप 7,000 इसको लेके चलो, फिर आपका ट्रैवलिंग का खर्चा है वो भी होगा। अब इसके अलावा फ्लाइट बुकिंग, अब वीज़ा आ गया है तो जाओगे भी, तो मेरी जो फ्लाइट बुक हुई है वो हुई है 62 की हुई है, 61,000 समथिंग, 62 लेके चलते हैं, मतलब मैं राउंड ऑफ कर लेती हूँ चीज़ों को मोस्टली। तो यहाँ पे मेरी 62 की तो फ्लाइट बुकिंग हुई है। इसके बाद गाइस जो मेरा खर्चा हुआ है वो हुआ है भारी भरकम शॉपिंग में, मतलब अभी तक मैंने किया नहीं है बहुत सारी, पर यहाँ पे बच्चे आराम से 25-30 मिनिमम तो खर्चा कर ही लेते हैं अपनी शॉपिंग में। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, शॉपिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें महंगी है। अगर आप सोचो मैं वहाँ जा करके लूँगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कोशिश करना यहीं से आपका जो भी है ना सारा काम कुम होके जाए, ठीक है। अगर आप यहीं से सारा कुछ करके जाओगे तो मोस्टली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और सूटकेस लेने होते हैं नहीं तो थोड़ा बहुत खर्चा तो इसमें होगा ही होगा, बट ट्राई करना फालतू का खर्चा मत करो, ठीक है। आपकी फैमिली भी बहुत मेहनत से कमा रही है और वो पैसा अरेंज करने में उनको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगी है, तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि खर्चा करूँ पर इतना जो मतलब ना जेन्युइन हो, जिसकी नीड हो तो करने में लगता भी है। बेफालतू के अगर आप खर्चे कर रहे हो तो फिर यार कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करो सारी चीज़ें बैलेंस करके लेके चलो। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से और आपके अब्रॉड जाने के सपने हैं ना, वो ऐसे ही पूरे नहीं होंगे, वो इसलिए पूरे होंगे जब आप ना चीज़ों को बैलेंस करके लेते हुए चलोगे। तो गाइज अब देखो मैंने आपको ना सारी चीज़ें आपको बता दी है, आप खुद भी इनको कैलकुलेट कर सकते हो। उन चीज़ों को हटा देना जो आपकी केस पे नहीं आ रही हैं, जैसे एजुकेशन लोन आप नहीं ले रहे तो वो हट जाएगा, बट मोटा मोटा इतना रहेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 45 लाख तक आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है, 45 लाख 35 लाख अराउंड की हमारे पास इतना फंड्स है। उसको कवर करने के लिए हमने एजुकेशन लोन लिया। मैं अपने रिस्पेक्टिव में आपको बताती हूँ हमारा कितना पैसा लगा। तो देखो जो चीज़ हमने खर्च की है, जैसे PET की एग्जाम के लिए हमने खर्च किया है,
ITRs के लिए हमने खर्च किया है, सी की हमने फ़ीस के लिए खर्च किया है, थोड़ा बहुत फ़ीस 15% मार्जिन हमने खर्च किया है, एम्बेसी फ़ीस है, OHSC है, मेडिकल है, ये सब हमने खर्च किया है। तो मेरे पर्सनल केस पे जो मेरा खुद का खर्चा लगा है, जो हमने बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लगा है 3,50,000, 3.5 लाख, मतलब मैं भाई सम अप करके लेके चल रही हूँ, जहाँ पे वेट इतना सस्ता नहीं था सारा कुछ, आपको लग रहा हो कि बहुत सस्ते में काम हो गया। फंड जो थे 17 लाख वो सेपरेट हैं, वो खर्च नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको साथ ऐड नहीं कर रही, बट हमारे ही जेन्युइन है, तो आप इनको ऐड कर लो। 17, 18, 19, 20, मतलब 20 लाख के अराउंड तो यही हो जाता है अगर हम फंड्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं। मतलब कि 3,50,000 हमारा बिल्कुल पैसा चाह चुका है, और 17 लाख अभी हमने रखे हैं जो हमने फंड्स में शो किए, वो हमारे जेन्युइन है। और एजुकेशन लोन गया, बट अगर आप एजुकेशन लोन नहीं ले रहे हो तो देखो ये जो 3,50,000 है वो खर्चा आपका जाना ही जाना है। एजुकेशन जो आपकी फीस जाएगी वो 7.5 लाख जाएगी, मतलब कि आपका 10.5 का खर्चा तो मोटा मोटा बैठेगा ही। मतलब मैं नॉर्मल बोल रही हूँ फंड्स के अलावा, और फंड्स तो आपको शो ही करने हैं 17 लाख 18 लाख जितने आपके पास हैं, बाकी आप अपने एजुकेशन लोन में दिखा सकते हो। अब देखो सबके केसेस अलग अलग होते हैं, बट पता है अब आप कैसे ये सारा वैल्यूएट कर पाओगे, पर आपको पता होना चाहिए कि यार ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें कैसे दिखानी। जब तक ये नहीं पता होगा आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपका कितना पैसा लगेगा। मैंने अपना मेरा बता दिया, ये सुनने में बड़ा कम लग रहा है ना कि सिर्फ इतना ही पैसा लगा 20, 25, 30, बट अगर इसको हम पूरा ही कैलकुलेट कर लें तो गाइज ये मेरा यहाँ पे 30 से भी ऊपर जा रहा है। पर यहाँ पे हमने जो मेजर हमारा वेटेज गया था एजुकेशन लोन के थ्रू गया, तो काम ईजिली हो गया। तो अब देखो आपको अपने केस को देखना है कि यार मेरा केस कैसा है, हमने कैसे फंड्स मैनेज करना है। हमने ऐसे किए, एजेंट की फीस मेरी मिनिमल थी, और OHSC में मैंने थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया था। इसके अलावा जैसे कि ना CA होता है, CA की वहाँ पे CA बहुत सारे पैसे लेता है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, वहाँ पे मेरा थोड़ा पैसा बच गया था। ऑफर लेटर्स में मेरा पैसा बच गया था, कोई पैसा नहीं लगा। रीज़न बिहाइंड इसकी मैंने उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जो बिल्कुल ऑफर लेटर के लिए पे नहीं करती है, मतलब पैसे नहीं लेती है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हो, ठीक है। बट कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करते हैं, वो बस आपको बोलेंगे इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। अगर आप ना $1 की भी पेमेंट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो $1 पेमेंट हम क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछो अगर आपका एजुकेशन कॉस्ट जा रहा है, आपकी प्रोसेसिंग फीस जा रही है, तो वो कितनी है। और बैंक्स में प्रोसेसिंग फीस गाइस बहुत ज़्यादा है, 40, 50, 60,000। बट मेरे केस में जो मेरी कॉस्ट थी, मतलब एजुकेशन कॉस्ट की जो प्रोसेस फीस थी, वो सिर्फ 5,000 तो मुझे वापस मिल गई। तो मुझे वहाँ पे मैंने पैसे बचाए। तो आप जितना स्मार्टली प्ले करोगे ना, आप पैसे भी बचा पाओगे, सारा काम आराम से हो जाएगा। वरना अगर कोई नॉर्मल बच्चा करे इसे, जिसको नहीं पता, तो उसका खुद का ही खर्चा यहाँ पे 5-6 लाख हो जाएगा। फिर सेमेस्टर फीस आपकी 8, 8.5, 9.5 बैठती है। तो एजेंट आपसे क्या बोलता है, पैकेज करवा लेता है कि आप 16 लाख का पैकेज करो, पैसे आप बाद में देना। तो वो चीज़ें मत करो, खुद से करो, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, आपको पता होगा आपने कहाँ पे क्या पैसा दिया है, कहाँ पे आप बचा सकते हो। अपने सजेशंस देना मत भूलो उन्हें कि भाई नहीं, देखो जो एजेंट ने बता दिया वही मत करो, उनको पूछो, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और वहाँ पे अपने आंसर्स भी रख सकते हो कि भाई ऐसे नहीं हम ऐसे कर सकते हैं। सो गाइज ये कुछ तरीके हैं जैसे मैंने अपने पैसे बचाए हैं। और अभी तो मैं मतलब जाने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से एक बार और क्रॉस चेक करूँगी कि क्या कितना पैसा लगा। अभी तो शॉपिंग की मैंने इसमें ऐड नहीं की हुई है, प्लस मैंने फ़्लाइट बुकिंग यहाँ पे अभी ऐड नहीं की है। ये मैं बता रही हूँ टिल वीज़ा जो मेरा पैसा लगा है 3.5 लाख। अब इसमें देखो मेरी शॉपिंग भी होगी थोड़ी बहुत, अब मेरा फ़्लाइट वगैरह का है, तो वो पैसा लगता है, ठीक है। तो काम ऐसा करवाना कि आपका पैसा भी सही जगह हो, और मेरा ना इसमें से एक भी पैसा मतलब बेकार नहीं गया है। तो मुझे ये चीज़ की खुशी है कि मेरा एक भी पैसा बर्बाद नहीं किया, किसी ने ऐसे मतलब अननेसेसरी मुझसे पैसे लिए भी नहीं। जहाँ गया जितना गया मुझे उस चीज़ का हिसाब है। तो ऐसे ही आप कुछ करो, ऐसे ही पूरी एक चेकलिस्ट बनाओ, कितना पैसा कहाँ लग रहा है सारा मेंशन करो, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स माँग रहे हैं, और चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस करो। एंड जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, वहाँ पे डीएम्स के ऑलरेडी सारे के सारे मैंने आंसर्स कर दिए, बट फिर भी कुछ अभी पेंडिंग है गाइस, मैं वो कर दूंगी रिप्लाई। टेलीग्राम में मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि सबको रिवर्ट कर पाऊँ। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे भी टाइम दो, क्योंकि आपको पता है कि काम कितना ज़्यादा होता है। और अभी मैं वर्किंग भी हूँ, क्योंकि अभी मेरा रेजिग्नेशन मैंने सर्व कर लिया है, बट अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब टाइम इतना मिल नहीं पाता, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। सो देखो अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें कुछ प्रोसेस नहीं पता और उन्हें प्रोसेस शुरू करना है। ये वीडियोस उन सभी के लिए है, आप सब इतने एजुकेट हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए कि आप अपनी वीज़ा फाइलिंग की प्रोसेस को खुद से देख सकते हो। सो बाय, टेक केयर, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।